आज प्रस्तुत है मेरी कहानी अर्थात रविंद्रकांत त्यागी की कहानी बुझते चिराग। जैसा मुझे याद आता है, ये कहानी मैंने 20 साल पहले लिखी थी और उस वक्त गांव में जो अपराध की स्थिति थी, क्योंकि मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वहाँ के गांव की परिस्थितियों का ही वर्णन कर सकता हूं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लगभग पूरी उत्तर प्रदेश में भी एक ही जैसी स्थिति थी। तो वहाँ के गांव का वर्णन करती हुई ये कहानी है बुझते चिराग। गांव के उस छोटे से स्टेशन पर जब वह उतरा तो जून का तपता सूरज ठीक सिर पर दहक रहा था। इस भयानक दोपहरी में गांव का लंबा रास्ता तय करना उसे किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं लग रहा था। स्टेशन पर उतरने वाला वह एकमात्र यात्री था। रेल के जाते ही स्टेशन लू के थपेड़ों से भाएं भाएं करने लगा। स्टेशन से थोड़ी दूर खड़े नीम के पेड़ के नीचे अलसाई आंखों सा एक तकड़ा युवक खड़ा हुआ था। तेजी से रेल से उतरे हुए इस लड़के के नज़दीक आया। उसने हाथ में एक लाठी ले रखी थी। चाचा, राम लखन ने भेजा है हमको, छोटे बाबू, आपको स्टेशन से घर तक लाने के लिए। आवाज में भरसक मिठास पैदा करते हुए उसने कहा और पास रखी छोटी सी अटैची उठा ली। बाबू, चलें कि एक आध घंटा यहीं पेड़ के नीचे सुस्ता लें, गर्मी बहुत है। नहीं काका, चलते हैं, 2 कोस ही तो जाना है। लड़का स्टेशन से खेतों की ओर जाते लंबे रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए बोला। उधर गांव में बहुत खतरा बना हुआ है बाबू। छोटे चौधरी के खून से उनकी प्यास नहीं बुझी है। कहते हैं पूरा कुनबा ही गारत कर देंगे। हुआ क्या था काका? क्या हो गया था? हुआ क्या था भैया? वही पुरानी दुश्मनी रही। बहुत दिन से ताक लगाए बैठे थे दुश्मन। शाम के समय रोज ही बैलगाड़ी लिए खेतों से लौटते थे चाचा। सो लौट रहे थे। उस दिन जरा अंधेरा सा हो गया था। बैलगाड़ी जब मंडहैया में आकर रुकी तो न किसी ने बैल खोले, न कोई उतरा। चाचा राम लखन ने 2-1 बार हल्के से पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हुक्का परे सरका कर गाड़ी के पास पहुंचे तो चौंक गए। छोटे चौधरी चारे के गट्ठरों के ऊपर औंधे मुंह पड़े हुए थे। चाचा शोर मचाते हुए अंदर दौड़े और लालटेन उठा लाए। तब तक आवाज सुनकर मोहल्ले के 1-2 लोग और आ गए थे। उसने जेब में हाथ डालकर एक चुटकी सूखा तंबाकू निकाला और उसे हथेली पर मसलने लगा। रेल से आया युवक एक 20-22 साल का स्वस्थ नौजवान था। उसने शहर के लड़कों जैसे जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उसकी बुझी आंखों में मुरझाए चेहरे पर गहरी उदासी की छाप थी। मलुआ काका को बिना टोके चुपचाप सुन रहा था। फिर नौजवान लड़के ने कहा, फिर क्या भैया? अनर्थ तो हो चुका था। गोली उनकी बाईं पसली के नीचे लगी थी। चाचा तो वहीं माथा पकड़कर बैठ गए। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि खेल तो बिगड़ चुका है। कोई गांव में वो डॉक्टर बैठता है ना, उसे बुला लाया। डॉक्टर ने आते ही कह दिया कि जो भगवान के पास जा चुका है उसका कोई इलाज मैं नहीं कर सकता। उसने एक बार खांसा और कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। फिर स्वयं ही कहने लगा, उसके बाद वही सब हुआ भैया जो हर बार होता है। थानेदार के गांव में चक्कर पे चक्कर, निर्दोष लोगों को तंग करना, कागजों की खाना पूरी करनी और लेन देन के खेल। पर पर कौन लोग थे वो? मलुआ चाचा, कौन लोग थे वो? आखिर कुछ तो पता चला होगा कि इन्होंने मेरे पिताजी को। शक और बेशक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बाबू। वो जो शिवशंकर है ना, उसके लड़के कई दिनों से खुल्लम खुल्ला कहते घूम रहे थे। मगर मगर तुम चुप रहना भैया। गांव की फिजा बहुत खराब है। सुना है चौधराइन तो तुम्हें बुलाना तक नहीं चाहती थी। मगर चाचा राम लखन कहने लगे, उसका बाप मरा है, कम से कम एक खत ही डाल दो, 13वें के दिन तो आ जाएगा। उसका एक ही बेटा है, दाग तो नहीं दे सका।
आत्मा की शांति के लिए तेरामे के दिन तो बुला लो, अपने हाथ से शगुन कर देगा। लड़के ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पोंछा और सूनी आंखों से दूर दिख रहे अपने गांव की ओर देखने लगा। उसे लगा कि गांव के ऊपर बहुत सारी चीलें और गिद्ध मंडरा रहे हैं। गर्म हवा कुछ और गर्म और भयानक सी लगने लगी। खेत सुनसान पड़े थे और लू की लपटें रास्ते के किनारे खड़े सरकंडों के झुंडों को चीरे डाल रही थीं। एक दर्द भरा मौन उन दोनों के साथ साथ चल रहा था। पुलिस की एक जीप गांव से निकलती दिखाई दी और तेजी से कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई उनके करीब से गुजर गई। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण धूल से भर गया था। मां कंधे पर सर रखकर उस वक्त तक रोती रही जब तक गांव की औरतों ने उसे पकड़कर अलग नहीं कर दिया। पागल सी हो गई थी। बेटे को ऐसे देख रही थी मानो एक पल भी बेटे से नजरें हटा ली तो अनर्थ हो जाएगा। उसकी आंखों के चारों शाह घेरे बन गए थे। उसे लगने लगा कि मां अचानक बहुत बूढ़ी हो गई है। सफर से आया है, उसे कुछ खाने को दो, महिलाओं में से किसी ने कहा। तो मेहरी उसे ऊपर के कमरे में ले गई। एक खाट पड़ी थी। थोड़ी देर में मेहरी एक कटोरे में दूध और गुड़ की एक डली पकड़ाकर चली गई। भूख, थकान और दुख से लथपथ हलक में दूध उंडेल कर निढाल सा वो खाट पर गिर पड़ा। आंखें खुली तो शाम हो रही थी। माँ सिरहाने बैठी धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। कुछ खा ले मुन्ना, देख सांझ हो गई है। तेरे ताऊ ने तुझे बुलाने को 2 बार आदमी भेजा है, पर मैंने टाल दिया। तुझे नौहरे में बुला रहे हैं, घेर में बुलाकर तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर अब तो कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप खाना खाकर सो जा, जिससे मिलना है सुबह मिल लेना। सारा वातावरण उसे अजीब सा लगने लगा। उसे लगा कि जिस गांव की गलियों में खेल कर वह बड़ा हुआ था, वही उसके लिए एक अरण्य बन गया है। सिरहाने रखी लुटिया से मुंह लगाकर उसने ढेर सारा पानी पिया। माँ, जरा मैं गोपाल के घर हो आऊं क्या? नहीं बेटा, अब कहीं नहीं जाना है। आग लगी है इस गांव में। न जाने कोई यहाँ किसी का दोस्त नहीं है। न जाने कौन किस खोह में घात लगाए बैठा हो। मैं तेरा खाना यहीं भेजती हूँ। मेरी आंखों से एक पल के लिए भी दूर मत होना बेटा। तभी नीचे से आवाज आई, अरे बिटवा, क्या तबीयत खराब है? जब से आए हो घर में पड़े हो। नीचे उसके ताऊजी खड़े थे। नहीं ताऊजी, ऐसे ही जरा थक गया था, कहता वो नीचे की तरफ लपका। पाए लगन ताऊजी, उसने थोड़ा झुककर कहा। जीता रहे मेरे बेटे, अब तू ही तो बचा है इस खानदान में, उन्होंने सीने से लगाते हुए कहा। तेरे बापू जब तक रहे मरते रहे इस घर की आन बान शान के लिए। कमीने हत्यारे समझते हैं कि अध्याय खत्म हो गया। अरे हम भी जब तक ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। समझते क्या है अपने आप को? ताऊ जी ने बहुत गुस्से से कहा। तब तक मेहरी वहाँ 2 मूढ़े डालकर चली गई थी। दोनों उस पर बैठ गए। बचवा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? ताऊ जी, 7-8 महीने और हैं, फिर डिप्लोमा मिल जाएगा। नहीं, बस और नहीं, बहुत पढ़ पढ़ा लिया। अब यहाँ आ जा, तेरी माँ भी अकेली है, हमारा छोटा भाई भी चला गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गांव में दुश्मनियाँ बहुत बढ़ गई हैं बेटा, और तेरे बाप के हत्यारों का हिसाब भी तो चुकाना है। ताऊ जी, क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा? ख़त्म होगा, जरूर ख़त्म होगा। ये सिलसिला उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन उसके घर से लगाकर चौपाल तक लाशें ही लाशें होंगी। कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा हरामजादों के घर में। तू क्या सोचता है तेरा ताऊ खून का घूंट पीकर घर बैठ जाएगा? छोटे के खून की एक एक बूंद का बदला लेना होगा हमें। ताऊ जी की आंखें ढलती उम्र में भी अंगारे की तरह सुर्ख हो गई थीं। उसके 2 लौंडे जवान क्या हो गए? आसमान में थूकने लगा,
सालों ने धोखे से हमारे शेर को मार दिया, वरना छोटा जब तक जिया किसी की हिम्मत इसी इधर उंगली उठाने की नहीं हुई। मगर अब हम हैं ना, मैं हूं, तू है, बदला लेंगे बदला। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लड़के ने धीमे से कहा। पुलिस कुछ करेगी भी नहीं, हमारा फैसला हमें खुद ही करना होता है। हमने तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी, वो तो किसी ने थाने में जाकर कह दिया। सो मैं जानता हूं तू कभी कम उम्र है, नासमझ है, बच्चा है, बड़े दिन से शहर में रहता है, सो इस माहौल से अनजान सा है। मगर मैं हूं ना, मैं तुझे सारे रास्ते सिखाऊंगा, सब लोगों से मिलाऊंगा जो तेरे बापू के दोस्त थे और एक इशारे पर खानदान के खानदान उजाड़ देना जानते थे। थोड़ी देर रुककर कहने लगे, अब चलता हूं, तू आराम कर ले और डरना नहीं। अभी अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी इन हरामजादों से अपने भाई के खून का बदला। हल्का खाना खाकर खुली छत पर लेट गया। पता ही नहीं चला कि माँ कब सिराने आकर खड़ी थी। पहले माँ आती थी तो दूर से उसकी चूड़ियों की खनक से उस माँ के आने का एहसास हो जाता था। उन्हें पहले से ही कलाई भर चूड़ियाँ पहनने और माथे पर चौड़ी बिंदी लगाने का शौक था, मगर अब दोनों ही चीज़ें गायब थीं। माँ माँ हमारी बंदूक तो ठीक है ना, लड़के ने घाटियों से आती हुई गहरी आवाज में कहा। हाँ मुन्ना, बंदूक तो ठीक है, मगर तू बंदूक बंदूक की बात मत कर, तू बंदूक नहीं चलाएगा। माँ, जिसने मेरे सिर से बाप का साया छीन लिया, जिसने तेरी मांग उजाड़ दी, तेरी कलाई। उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो चुप हो गया, अतीत में देखने लगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और निकट बैठकर कहा, तू अभी आया है ना बिटवा शहर से, सो नहीं जानता कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। किससे बदला लेगा तू? कौन किसके खानदान को खत्म करके इस लड़ाई का अंत करेगा? 30 साल हो गए मुझे इस गांव में पांव धरे। आए दिन ऐसे ही घर उजड़ते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, बदले की कस्में खाई जाती हैं और आए दिन खून का एक और दाग इस गांव की जमीन पर लग जाता है। इस घर की दीवारें देख रहा है ना, बरसों से ना इनकी मरम्मत हुई है ना सफाई है। हमारे खेतों पर खरपतवारों ने कब्जा कर लिया है, झाड़ उग गई हैं। इस गांव के आधे से अधिक आदमी रोज सुबह 2 रोटी डिब्बे में रखकर कचहरी जा बैठते हैं और जब उनके मन मुताबिक फैसले नहीं होते तो या तो स्वयं अपने फैसले बंदूक और लाठियों से करते हैं या बिहड़ों से, खूंखार डकैतों से लोगों के सिरों का सौदा करते हैं और बदले में उन्हें देनी पड़ती है अपनी खुशहाली, अपने खेत, अपने बच्चों के मुंह का निवाला, गहने और कभी कभी घर की इज्जत भी। पता नहीं कौन सी मिट्टी का बनाया है भगवान ने इन लोगों को। मगर लोग क्या कहेंगे माँ? यहाँ लोग यही कहेंगे ना कि अपनी बाप की मौत का बदला भी नहीं ले पाया कर। किससे बदला लेगा तू? रविशंकर के परिवार से एक आध आदमी की हत्या करवाकर फिर वो लेंगे बदला? मैं तुझे कायरता नहीं सिखा रही हूं बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि यह सिलसिला तुम्हारे पिता की हत्या से शुरू नहीं हुआ है। 8 महीने पहले उसके यहां जब लड़की की शादी थी तब तुम्हारे ही परिवार के लोगों ने बारात पर सरेआम गोलियां चलवा दी थीं। उनके दामाद और 2 बारातियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। तब तब उन्होंने भी ऐसी कस्में खाई थी ना। तेरे नाना जी ने उसी वक्त समझाया था, मगर उन पर तो कोई और ही रंग सवार था। अरे रोज बैठक में बड़े बड़े आदमियों का जमघट लगा रहता, पुलिस के दरोगा, इलाके के बड़े बड़े नेता और न जाने कौन कौन। खूब शराब पी जाती, मुर्गे खाए जाते और इसी चक्कर में हमारी 2 बीघा जमीन और बिक गई थी, पता है। तेरे नाना पुराने जमाने के इंटर पास है बेटा, जमाने की ऊंच नीच खूब जानते हैं। उसी वक्त कह गए थे कि कैसे भी करना मुन्ना को इस माहौल से दूर रखना, वरना वह समय दूर नहीं जब इस घर में चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। फिर वे थोड़ी देर चुप रहीं और फिर बोलीं,
तू आखिरी चिराग है इस घर का बेटा। अगर बंदूक ही चलानी है तो पहले मुझे मार दे, फिर चाहे जो करना। अपने जीते जी मैं तुझे इस खून खराबे में नहीं पड़ने दूंगी। सूरत से वो पहले से और कमज़ोर और असहाय सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी के गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। उदास आंखों से उसने आसमान की ओर देखते हुए पलकों में भर आए आंसुओं को पीने की कोशिश की। लड़के ने कहा, आखिर वो मेरे पिता थे माँ। कैसे भूल जाऊं कि किसी ने जवानी की उम्र में उनकी हत्या कर दी है। उसने भरे गले से कहा और आगे नहीं बोल पाया। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। रात गहराने लगी थी। शांत वातावरण में माँ बेटे की सिसकियाँ, घुटी घुटी आवाज़, रोने की आवाज़ वातावरण में घुटकर रह गई थी। अगली सुबह तेरामी की रस्मों को जल्दी जल्दी पूरा कर लिया गया। माँ ने 4-5 पराठे उल्टी सीधे सीख कर एक पीतल के कटोरदान में रखकर उसके यात्रा बक्से में सरका दिए, साथ में आम का चावल, अचार और हरी मिर्च। मेहरी ने महुआ को बुला लिया था, मलुआ जो नौकर है उनका, और जो पहले भी स्टेशन से उस लड़के को घर लाया था। ओस कण जब सूरज से उधार ली रश्मि किरणों से अपने जीवन के अंतिम चरण में अंतिम चमक बिखेर रहे थे, तो ऊंचे सरकंडों के बीच बने संकरे रास्ते से वह आगे सामान लिए चल रहे मलुआ के पीछे घिसटते से कदमों से चल रहा था। उसके जवान चेहरे पर दर्द की परछाइयाँ मानो चिपक सी गई थीं। होठों पर काली पपड़ी जम गई थी। उसे लगा कि यह उसका अपना गांव नहीं है। यह वो गांव तो हरगिज नहीं है जहाँ की रेत भरी गलियों में नंग धड़ंग कूद कर धमा चौकड़ियाँ मचाई थीं, जहाँ बचपन की धुंधली आंखों से देखा था कि चारों ओर प्यार ही प्यार बसता है, जहाँ कोई व्यक्ति कोई नाम नहीं, सिर्फ एक रिश्ता था, दादा, चाचा, ताऊ, मौसी। जहाँ ईख के खेतों में गन्ना तोड़ने से पहले कभी ये नहीं सोचा कि खेत किसका है। नहीं, ये वो गांव तो बिल्कुल नहीं है। ये एक दावानल है जिसमें किसी को पता नहीं कि भागना किधर है और आग किधर लगी है। बचपन के रिश्ते पानी में बनी तस्वीरों से धुंधला गए हैं। दोस्त या तो जेलों में हैं, या डाकू बनकर बिहड़ों में उतर गए हैं, या किसी कोने में बैठकर उसी की हत्या की योजना बना रहे हैं। ये वो गांव बिल्कुल नहीं है जहां मेरा बचपन गुजरा था। भूख, प्यास और दहशत मेरे दोस्तों को भागा ले गई है किसी महानगर में, किसी काले जहरीले धुएं विलीन होने के लिए। कहाँ खो गया मेरा वो गांव, न जाने कहाँ खो गया मेरा बचपन, कहाँ गए मेरे दोस्त। तभी उसे लगा कि उसके और मलुआ के कदमों के अलावा भी एक जोड़ी कदम थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे। उसे लगा कि कोई है। उसके ठिठकते ही झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। उसके कदम कुछ तेज हो गए और वह मलुआ के आगे आगे चलने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई व्यक्ति मुझे मारने के लिए, शत्रुओं का कोई आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मलुआ मस्ती से गीत गुनगुनाता हुआ आगे आगे चल रहा था। स्टेशन की इमारत अब दिखाई देने लगी थी और 5-7 लोग गाड़ी का इंतजार करते हुए खड़े थे। प्लेटफार्म पर पहुंचकर उसने स्वयं को सुरक्षित सा अनुभव किया और निगाह उठाकर गांव के रास्ते की ओर देखने लगा। झाड़ी के पीछे से 2 आंखें उसे एकटक देख रही थीं। माँ, माँ! अनायास उसके गले से चीख निकल गई। रास्ते के कांटों से लहूलुहान पांव, साड़ी का आंचल कई जगह से फटा हुआ, आंखों से अविरल अश्रुधार, कतई पागलों की तरह पत्थर का बुत बनी माँ उसे देख रही थी। उसने झकझोरा तो माँ जैसे नींद से जागी, आंचल में बंधी कपड़े की पोटली उसने पुत्र को पकड़ा दी। ये कुछ गहने हैं बेटा, तेरे काम आ जाएंगे। अब इस गांव का रुख कभी मत करना। माँ, मगर तुम घर पर भी तो ये गहने मुझे दे सकती थी।
मन नहीं माना मुन्ना, मन नहीं माना। कहीं स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन तुझे, और उसके अगले शब्द हिचकियों में खो गए। शोर मचाती हुई रेल स्टेशन पर रुकी तो माँ ने उसे लगभग धकेलते हुए रेल की तरफ डब्बे के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जा मुन्ना जा, जा मुन्ना, मुड़कर मत देखना, कभी मत आना इस गाँव में। मन मन के कदम रखते हुए रेल के करीब पहुंचा और चढ़ गया। कोई रेल के इंजन के शोर में पीछे से एक चीखता सा स्वर सुनाई दिया, लौट के ना आइयो रे मुन्ना, लौट के ना आइयो इस गांव में। समाप्त। धन्यवाद।